इंडस्ट्री लीडर्स हमारे साथ हैं। निरंजन जी से हम एक आइडिया ले लेते हैं। सर, जो गुलाम साहब कह रहे, तो आई थिंक जब आप लोग अपनी डिमांड्स भेजते होंगे या रूबरू आपकी बातचीत होती होगी तो कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आती होगी और उसका कुछ ना कुछ ब्यौरा भी आप लोग देते जरूर होंगे। विपिन जी, बात सही है। हम तो डिमांड करते रहते हैं, लेकिन हमें इसका इफेक्ट, जो अंदाजा गुलाम जी के पूछे ना, उसका भी जवाब हमको देना ही है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो वित्त मंत्री को भी एक बैलेंस बजट करने की आवश्यकता है। हम इसमें इसकी जवाब में गुलाम जी को मैं दो बात कहना चाहता हूँ। आज की तारीख में आप देखें तो हमारा जीडीपी ग्रोथ है 6.2%। हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में जोश से हमको वहां पहुंचना है, तो दो बातें रहती है, या हम इन्वेस्टमेंट करें या ये इस सेक्टर को इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा दें। इस सेक्टर को इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा देने से एक एडिशनल फायदा हो रहा है, क्योंकि इट इज अ एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री। आप $100 यहाँ 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करें या इंडस्ट्री में 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करें, तो यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है वो 100 गुना ज्यादा होता है, बिकॉज इट इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। इसलिए हम वित्त मंत्री को कह रहे हैं कि आप यहाँ सुविधाएं ज्यादा देंगे तो आपकी दो बातें होंगी, जीडीपी का ग्रोथ भी ज्यादा रहेगा और दूसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। तो इससे डबल फायदा हो रहा है। तो इसके जवाब में हम यही कह सकते हैं कि दिस इज अ डबल इंजन प्रपोजल where GDP growth is also there and employment also is getting reduced. तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि only by investing in agriculture or in industry you cannot go to. आप चाइना की एग्जाम्पल देखिए, they were able to go through double-digit growth in GDP only when housing and infrastructure was at full speed. इसलिए हम हाउसिंग के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहते हैं। तो मैं दो बातें और ऐड करना चाहता हूँ कि जो बात है, एक, जहां सरकार को कोई रिलीफ देने की आवश्यकता नहीं है, वो है लोन टू वैल्यू। आप देखेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डेफिनेशन उन्होंने किया है, उस एरिया में आपको लोन 90% तक दे सकते हैं और बाकी में 65% लोन है। तो हम चाहते हैं कि सब लोन की जो सेगमेंट है उसको 90% किया जाए, बिकॉज भाव बढ़ गए हैं, ब्याज ज्यादा हो गया है। जब तक आप लोन ज्यादा नहीं देंगे, लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम हो जा रही है, तो इसलिए लोन टू वैल्यू देंगे और लोग उसको रीपे करते हैं। एक हम आपको फिगर दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वो है कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, बैंक है, और वो जो लॉन्ग टर्म लोन्स इंडिविजुअल्स को हिंदुस्तान में देते हैं, वो 15 साल या 20 साल के लोन है। आधा से ज्यादा रिटर्न, 50% से ज्यादा लोग 7 साल के अंदर रिटर्न कर लेते। इसलिए एनपीए होम लोन्स में 1% से भी कम है। इसलिए ऐसे काफी सुविधाएं हैं जहां सरकार को कोई ज्यादा बजट पे कोई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बेनिफिट हम उन लोगों को दे सकते हैं। जो हम दूसरी बातें करते हैं वो डायरेक्टली ये हेल्प हो रहा है, जहां वित्त मंत्री को लगता है कि कुछ फर्क है, लेकिन जो मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में आएगा उसके कारण उनकी कलेक्शंस और बढ़ जाएंगे, और इन रियलिटी दैट रिलीफ विल एक्चुअली गिव मोर कलेक्शन टू द गवर्नमेंट एंड आल्सो गिव बेनिफिट टू द पीपल। जो रेंटल हाउसिंग की बात हो रही है, वो अब तक सरकार ने रेंटल हाउसिंग की सुविधाएं ज्यादा नहीं दी है। जैसे पटौदी जी साहब ने कहा कि ही मस्ट गिव फुल रिलीफ रिगार्डिंग दिस, लेकिन जो स्टैंडर्ड डिडक्शन आज की तारीख में रेंटल में है वो है 30%। मेरे अंदाज से उसको एटलीस्ट 50% करना चाहिए, क्योंकि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल हाउसिंग में है वो 2 to 3% है और कमर्शियल हाउसिंग में 7-8% है। इसलिए आप देखेंगे कि जो एफडीआई आ रही है वो कमर्शियल हाउसिंग में ज्यादा आ रही है, रेजिडेंशियल में नहीं आ रही है। ठीक है, तो रेंटल हाउसिंग का जिक्र पटौदिया साहब आपने भी किया, लेकिन इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, नहीं, रेंटल हाउसिंग ऐसा सेक्टर है, रेजिडेंशियल रेंटल हाउसिंग में it will provide a major supply of housing to people who do not want to buy houses, plus
to the weaker section of society. If we can get this exemption, there will be a big game changer for providing to the marginal class rental housing across the country, and we can attract FDI in this sector, which is still not coming. चलिए, यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बजट पर बातचीत जारी रही।